सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत, राधे राधे मालिक सभी को। लास्ट वीडियो में हमने सीए इंटर नवंबर 22 का ऑडिट रिवीजन लिया था, चैप्टर नंबर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स। उसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, ये है उसका रिमेनिंग क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। दोस्तों लाइए शुरू करते हैं एडवांसेस से। इसके पहले हम प्लानिंग, रेम्यूनरेशन, LFAR, NPA प्रोविजंस, कब रिकॉग्निशन करेंगे, क्या क्या कंट्रोल सिस्टम होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एक ऑडिटर एडवांसेस से रिलेटेड किस तरह के इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स को फॉलो करेगा। ऑडिटर की चिंता क्या है सर, जब भी हम इनकम का पार्ट चेक करेंगे बैंक में, वी आर प्राइमरीली कंसर्न अबाउट व्हाट। सर ये हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन वैलिड है, मीन्स इट अरोज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस। दूसरा, टुक प्लेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, इसका मतलब है ऑकरेंस देख लेना, कट ऑफ देख लेना। साथ ही साथ हम बोलते हैं पर्टेन टू द बैंक, तो ये वैलिडिटी हो गई। नो अनरिकॉर्डेड इनकम, इट मीन्स कंप्लीटनेस हो गई। और इसको प्रॉपर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, इवैल्यूएशन है। सर ये ट्रांजैक्शन के ही तो असर्शन है, वही 5 बातें आपको यहाँ पर फिर से लिखनी है। इनकम रिकॉग्निशन करते समय हमको आरबीआई के डायरेक्शंस ध्यान रखने। आरबीआई कहता है जानकार बनो, ना आरबीआई कहता है कि इनकम रिकॉग्निशन में आपको ये ध्यान रखना है, ऑडिटर को खास तौर पे 1% ऑफ द टोटल इनकम जो एक्सीड कर जाए ग्रॉस बेसिस पे, उसको अलग से शो करो। अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को बेस बनाते हो, तो अगर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को बेस बनाते तो एज पर AS 9 ही हम अक्रूवल बेसिस पे इस इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एनी इनकम विच एक्सीड 1% ऑफ द टोटल इनकम और 1% ऑफ द NPBT शुड बी कंसिडर्ड एज पर एक्रूवल बेसिस। ये बहुत जरूरी है कि हम एक्रूवल बेसिस पे इसको कंसिडर करें। तो ये हो गया अपना आरबीआई डायरेक्शन। अगर इनकम तब रिकॉग्नाइज करना जब रिसीव्ड हो जाए, तो एक्रूवल बेसिस हो गया और एक रिसीव्ड बेसिस हो गया, दो अलग अलग वर्ड। दूसरा, इन रेवेन्यू अनसर्टेनिटी हो तो क्या करें। इन केस ऑफ NPA आरबीआई गाइडलाइन बहुत सिंपल है, बैंक को कभी भी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो एक्चुअली रियलाइज ना हो जाए। सिंपल वर्ड, कैश बेसिस बोलने सिंपल भाषा में। अगर इंटरेस्ट एक्रूड हुआ भी था और वो रियलाइज नहीं हुआ, तो आपको क्या करना रहता है मालिक, रिवर्सल ऑफ इनकम। तो दो मेन वर्ड से याद रखना, कैश बेसिस और रिवर्सल ऑफ इनकम। इनकम रिकॉग्निशन अगेंस्ट सिक्योरिटी का क्या करें। इंटरेस्ट जो कि आपको टर्म डिपॉजिट NSC वगैरह पे आता है, उसका क्या करना है। इसको आप ले सकते हो ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड यू हैव सफिशिएंट मार्जिन। अगर आपके पास मार्जिन अवेलेबल है इन द अकाउंट्स में, लेना अक्रूवल बेसिस पे ही है। बिल्स परचेज हो तो सर क्या करें, अगर आउटस्टैंडिंग बिल्स परचेज हो, डिस्काउंटेड हो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को आप अप्रोप्रिएटली 2 ईयर्स में आप अपोर्शनमेंट कर देना प्रॉपरली। मटेरियलिटी का ध्यान रखना, अगर कोई इनकम का आइटम मटेरियल नहीं है ऊपर के जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग, तो क्या करें सर, रिसिप्ट बेसिस, अगेन कैश बेसिस। सर्टेनिटी हो, अगर इनकम रिकॉग्नाइज करने की आपको लगता है आ ही जाएगा, तो अक्रूवल बेसिस पे आप ले सकते हो। ये एसेंशियल बात है कि आपको क्या करना है, इट इज नॉट अनरीजनेबल, इट मीन्स इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट उसका अल्टीमेट कलेक्शन। ये बात आप AS 9 में पढ़ते हैं, वहां से ये बात लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा आंसर है। बिल्स फॉर कलेक्शन हो तो देखना जिसके भी बिल्स कलेक्ट किए उसको क्रेडिट करना और कमीशन अपने लिए रोक के रखना। कमीशन तभी बुक करना जब आपने क्या कर दिया हो, बिल्स का फाइनल कलेक्शन कर दिया हो। तो इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स में आप देख रहे हो, अक्रूवल कैश, रिवर्सल ऑफ इनकम, अक्रूवल बेसिस बिल परचेज में, अपोर्शनमेंट रीनेगोशिएशन में भी हम अक्रूवल बेसिस लेंगे। मटेरियलिटी नहीं है तो जब रिसीव्ड हो तभी लेना। सर्टेनिटी हो, अल्टीमेट कलेक्शन, AS 9 की लाइन लिख के आ जाना। ये पॉइंट्स के टाइटल और इस मेन वर्ड से आप सेंटेंस बनाते जाना, ईजी होगा। बैंक इनकम कब रिवर्स करती है, बहुत सिंपल है भाई। कोई भी एडवांस इंक्लूडिंग व्हाट, एनी बिल्स परचेज्ड, जैसे वो क्या हो जाता है, NPA एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर। जो पूरा इंटरेस्ट एक्रू हुआ था, एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड इन द पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, प्रोविजन बनाना अगर वो रियलाइज नहीं हुआ। यही बात गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट्स पे भी लगती है, लेकिन आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था। NPA के लिए क्या करें, पहला हो गया लोन्स और बिल्स परचेज्ड। अगर NPA है किससे रिलेटेड, फीस, कमीशन, सिमिलर आइटम, अब क्या करें, पहला लोन्स और बिल परचेज के बारे में बोल दिया, रिवर्स कर देना। दूसरा, फीस कमीशन के बारे में बोला, सेम बात, सेम। अगर सीज टू एक्रू रिवर्स कर देना, कुछ भी अलग से मत लिखना, सेम है। थर्ड पॉइंट उन्होंने दे दिया, अगर कोई इनकम रॉन्गली रिकॉग्नाइज हो गई हो तो, इन पास्ट कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज हो गई, दो ही वर्ड पे चल रहा है पूरा आंसर, एक पास्ट वर्ड ले लो और एक आइटम ले लो, तो आंसर बन जाएगा आपका। तो भी भाई आपको क्या करना है, प्रोविजन करना है। फर्दर इंक्वायरी करो, बहुत ज़्यादा लार्ज डेबिट्स तो नहीं है इंटरेस्ट इनकम में जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इतने सारे डेबिट क्यों है इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में, डेबिट क्यों हो रहा है, पूछो उनसे, रिवर्सल क्यों कर रहे हो। कम्युनिकेशन करो बोरोवर से, अगर आपको लगता है जो इंटरेस्ट चार्ज है वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है।
तो ये एक आंसर यहाँ पे आके एंड हो जाता है किसका, रिवर्सल ऑफ इनकम। पॉइंट बोलो, लोन्स एंड बिल परचेज अगर पास में रिकॉग्नाइज कर ले तो एंटायर शुड बी रिवर्स और प्रोविजन शुड बी मेड टिल इट इज नॉट रियलाइज। फिर ऐसा कैसी बात फीस कमीशन और सिमिलर इनकम के लिए बोलूँ, कोई इनकम रॉन्गली रिकॉग्नाइज हो गई हो इन द पास्ट पीरियड तो उसको रिवर्स कर दो। अगर करंट ईयर में रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो इंक्वायर करो लास्ट डेबिट इन इंटरेस्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन द एक्शन इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर। फाइनेंस चार्ज ऑन लीज एसेट AS 19 के अकॉर्डिंग आप समझाएंगे। ऑन टेक आउट फाइनेंस क्या होता है सर, ये टेक आउट लोन एक मेथड है फाइनेंसिंग का, छोटा सा मार्क्स आ सकता है 2 मार्क्स का। टेक आउट लोन इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग जब क्या हो रहा है, किसी ओरिजिनल लोन को रिप्लेस करना है आपको, इनिशियल लोन को लेटर ऑन रिप्लेस करना है। ये लोन मोस्टली कब रहेगा, जब लेंडर प्रॉमिस करता है एट अ पर्टिकुलर डेट और अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आर मेट आउट, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और करवा सकते हो। टेकआउट लोन को प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है। टेकआउट फाइनेंस में ध्यान रखिएगा, ये एनपी अगर किया तो इनकम रिकॉग्नाइज करना बंद कर देना। तो टेकआउट फाइनेंस के 2 मेन वर्ड, फाइनेंसिंग प्रोक्योर्ड लेटर बट इज यूज्ड टू रिप्लेस द इनिशियल लोन, ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। वो तो था इनकम के सारे पॉइंट। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को कैसे चेक किया जाए, देखो पहला आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो, एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और उनका एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लो। ये वेटेड एवरेज रेट जो है इसको एक्चुअल एवरेज से कंपेयर करो और देखो इज देयर एनी डिफरेंस इफ मटेरियल। तो कंपेयर द करंट या एक्चुअल एवरेज रेट विद द वेटेड एवरेज रेट, क्या इसमें कोई मेजरली डिफरेंस आ रहा है क्या। सेकंड, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप डिपॉजिट्स पे कर रहे हो उसको कंपेयर करो विथ करस्पॉन्डिंग फिगर्स लास्ट ईयर का, ये भी एनालिटिकल है, प्रायर पीरियड से मैच करना। डिफरेंस अगर आए तो मटेरियल हो तो चेक करें। तो 2 कुछ भी वर्ड नहीं भाई, इंटरेस्ट के लिए पहला बोला कंपेयर, एनालाइज आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वेटेड एवरेज निकालो कितना कितना इंटरेस्ट आप देते हो हर एक तरह के एडवांसेस या लोन्स पे, और उसका एक्चुअल से कंपैरिजन करो, कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं आ रहा। सेम बात डिपॉजिट्स के लिए बोली, करस्पॉन्डिंग फिगर से कंपेयर करो। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमको क्या क्या ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव प्रोवाइडेड फॉर ऑल द डिपॉजिट्स, इट मीन्स आपने ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया है वो हुआ है, ऑकर भी हुआ है, और वो ऑल डिपॉजिट्स रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। इज देयर एनी एक्सेस और शॉर्ट, ये चेक कर लो। दूसरा, इंटरेस्ट निकलता कहाँ से सर, रेट से, तो रेट्स उसके रेगुलेशन आरबीआई नॉर्म से चेक कर लो। थर्ड वन कैसे याद रखोगे, अगर एफडी है तो अकाउंटिंग सिस्टम में वही होना चाहिए जो एफडी के सर्टिफिकेट में है, ये भी मन से बोलना। सेविंग के केस में टेस्ट चेक करना 100% चेकिंग नहीं होगी। इंटर ब्रांच बैलेंसेस में क्या करेंगे, हम एचओ का गाइडलाइन देखेंगे कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कैसे इंटरेस्ट लेगी, और ओवर ड्यू और मैच्योर टर्म डिपॉजिट में एस्टिमेशन जरूरी। तो इंटरेस्ट के 6 पॉइंट अलग से आए कि हाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द डिपॉजिट एट द बैलेंस शीट डेट। रेट्स कंफर्म करो रेगुलेशन आरबीआई एग्रीमेंट से। एफडी में एफडी रिसिप्ट से रेट कंपेयर करो। सेविंग में टेस्ट चेक करो। इंटर ब्रांच में हेड ऑफिस से कंफर्म करो। ओवर ड्यू में एस्टिमेशन करो। लास्ट और इस ईयर में अगर कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ हो तो उसको असर्टन करो, कंफर्म करो उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चेंज हुए हैं या नहीं हुए। ये था एक्सपेंस। एक और छोटा सा खर्चा, बैंक में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होंगे ही यार, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, कस्टमर सर्विस है। इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट, क्या देखूं, फिर वही बात है सर, 2 ही वर्ड है, स्टडी एंड इवैल्यूएट। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग सम एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अथोराइजेशन प्रोसीजर। अगर आपको लगता है कोई खर्चा गलत जा रहा है तो अथोराइजेशन प्रोसीजर देखना, ताकि आप एनटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी डिटरमाइन कर सको, एनटी ऑफ एफएपी आप डिटरमाइन कर सको। तो इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चेक करना सो दैट टेस्ट ऑफ डिटेल कितना लगाना है हम डिटरमाइन कर सकें। एक एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स एनालिसिस करो, क्या कोई ट्रेंड्स मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंस में लास्ट ईयर और इस ईयर में कोई बड़ा अंतर है क्या। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया एक, जिसमें हम एक्सपेंसेस के रेशियोज देखेंगे, लाइक रीजनेबिलिटी टेस्ट। आपको याद है, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, रीजनेबिलिटी टेस्ट ठीक जा रहा है क्या, रेशियो ऑफ एन एक्सपेंस टू द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कंपेयरिंग इट विद करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रायर पीरियड। मन से लिखेंगे। वॉचिंग वेरिफिकेशन करना ही है सर, जितने भी एक्सपेंसेस उनके कुछ ना कुछ सपोर्टिंग या एविडेंसेस होने ही चाहिए, और उनका कैलकुलेशन भी चेक करेंगे। तो 4 पॉइंट बोले सर, सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल, ताकि एफएपी डिसाइड हो पाए। अथोराइजेशन प्रोसीजर चेक कर लेना। डाइवर्जेंट ट्रेंड्स तो नहीं है कोई मेजर आइटम्स में। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। रीजनेबिलिटी टेस्ट पे ले लेना, और वॉचिंग और वेरिफिकेशन, 4 अलग अलग स्टेप बोले भाई। नेक्स्ट, प्रोविजन कंटिजेंसीज, क्योंकि एनपीए बनाते हैं हम, तो प्रोविजन कंटिजेंसीज बनाना है तो भैया आरआर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस चेक करो, जो कि अलग अलग सर्क्यूलर एचओ ने, आरबीआई ने इशू किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लायंसेस करो विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये सिंपल पॉइंट है।
बिल्कुल इसके जैसी एक पॉइंट ये हो गया, प्रोविजंस जो बनाए जा रहे हैं एज पर स्टैंडर्ड लोन और एनपीए जो भी है, अगेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनपीए एंड ऑफ स्टैंडर्ड लोन्स, ये सिंपल और कॉमन पॉइंट है। थर्ड, इसी के लिए आप बोल रहे हो obtain the breakup of the standard NPA, agree the outstanding balances with ledger, बैलेंस टेली करके देखो। हाउ द बैंक कंप्यूट द प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एंड नॉन परफॉर्मिंग, तो ये 3-4 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, आपके 3 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे। हाउ द मैनेजमेंट अंडरटेक्स द कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, उसका डिटेल्ड ब्रेकअप लेना, वो प्रोविजंस फ्रेम करना एज पर आरआर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एज पर बैंक मैनेजमेंट, कितना आइटम डेबिट है कितना क्रेडिट है एज पर अप्रोप्रिएट इनकम टैक्स प्रोविजंस या इनकम टैक्स एक्ट। आप वापस से क्या करोगे, याद करो चैप्टर नंबर 9 में भी था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, उन्होंने तो कर दिया, हम रिकम्प्यूट करेंगे। तो यहाँ क्या था सर, यहाँ हम उनका स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं सो दैट डेबिट क्रेडिट आइटम्स चेक कर लें, अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन हुए कि नहीं, फिर हम उसको वापस से रिकम्प्यूट करेंगे अलाउंस डिसअलाउंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई और अगर आपके पास कोई प्रोविजन हो लाइक फॉर सैलरी, लाइक फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी एडिक्वेसी चेक कर लेंगे। तो प्रोविजन में कुछ भी खास नहीं, पहला कंप्लायंस विद आरआर, 3 पॉइंट आपके एनपी और स्टैंडर्ड लोन्स के लिए, पहला हाउ द बैंक कंप्यूट्स, दूसरा डिटेल्ड ब्रेकअप, एंड थर्ड वन इज प्रोविजन रिक्वायर्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द पी एंड अकाउंट एंड रिकम्प्यूट द प्रोविजन ऑफ टैक्स एज पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट, और प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर इफ इन केस इट इज नेसेसरी वेदर इट इज एडिक्वेट। तो छोटा सा एक क्वेश्चन और आखिरी पार्ट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और सिस्टम इन अ बैंक। क्वेश्चन कैसे आएगा, मैनेजमेंट डेवलप कंट्रोल्स एंड यूजेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कंट्रोल डेवलप करते हैं, हम जानते हैं कंट्रोल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, यूज भी होना चाहिए। टू हेल्प, एड मतलब टू हेल्प इन मैनेजिंग द की बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क। एक्सप्लेन की क्या रिक्वायरमेंट होती है एक आरएमएस की, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि हम बोल पाए कि वो सिस्टम इफेक्टिव सिस्टम है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक, रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या सिस्टम हो, उसकी क्या क्या आवश्यकता है, फीचर्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। 3-4 पॉइंट है, लाइए देख लेते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट। आप जानते हैं कंट्रोल सिस्टम में हमने पढ़ा था हमेशा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, वो ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का वहीं पे पट्टा बैठ जाएगा। तो ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, इसके लिए आपकी पॉलिसीज कैसी हो, दे शुड अप्रूव द रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसी हो, कंसिस्टेंट विद द बैंक ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ रिस्क यू वांट टू मैनेज। बोलो क्या क्या, बैंक का सिस्टम, बैंक के ऑब्जेक्टिव, बैंक की स्ट्रेटेजीज, बैंक की एक्सपर्टाइज, बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। इसके अकॉर्डिंग आपका ओवरसाइट, आपका ध्यान होना जरूरी है, आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। पहली स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट की, ये रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। सेकंड, रिस्क को आप पहले आइडेंटिफाई कर लो, मेजर कर लो और मॉनिटर करो। तो 3 बातें और आ गई, रिस्क जो हमारे ऊपर मटेरियली सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकती है उनको आप पहले से ही आइडेंटिफाई, मेजर और मॉनिटर करो सो दैट दे कैन बी मैनेज एज पर प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड प्री अप्रूव्ड क्राइटेरिया। थर्ड, कंट्रोल एक्टिविटीज रखो सर, आपको रिस्क को डिक्रीज करना है, मिटिगेट करना है। कंट्रोल एक्टिविटीज में एक तो उन्होंने दिया एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हमेशा ही कॉमन पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल का, हमेशा। इसके अलावा क्या करो, कस्टमर्स की लिमिट सेट करो, कॉमन इजी पॉइंट बोलो पहले, कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करना, रिकन्सिलेशंस बनाना ऑफ दी पोजीशंस एंड रिजल्ट्स मींस पी एंड एल इन बैलेंस शीट आइटम। इसके अलावा वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी कॉमन इंटरनल कंट्रोल है। मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, ये एक्यूरेसी की बात है, ये रिपोर्टिंग और अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस की बात है, और ये फिजिकल सिक्योरिटी और प्लानिंग की बात है। कैसे याद रखोगे, क्रेडिट की लिमिट, रिकन्सिलेशंस की पोजीशन, अप्रूवल्स और वेरिफिकेशन, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ आइटम्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बोलते हैं इसको बैंक में, जो कि आईटी बेस्ड होती है, और फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटिंजेंसी प्लानिंग। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, भैया अब आपने एक्टिविटीज तो बना दी, इंटरनल कंट्रोल का आखिरी और लास्ट पार्ट हमेशा ही मॉनिटरिंग है, ये बात आप ऑलरेडी चैप्टर में देख चुके हो मेरे साथ इंटरनल कंट्रोल की। मॉनिटर करो भैया, क्या करें, सो दैट द रिस्क कैन बी मेजर्ड एंड मिटिगेटेड। ये कैसे होनी चाहिए मॉनिटरिंग, रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड। इसके लिए आप चाहे तो मॉडल्स बनाए, मेथोडोलॉजीज बनाए और असम्पशन बनाए, MMA, models, methodologies and assumptions so that risk can be mitigated, risk can be properly assessed and update रहो उसके लिए। चाहो तो एक इंडिपेंडेंट जैसे अलग से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है कि नहीं, वैसा एक सेपरेट यूनिट बना दो। और आप जानते हैं कंट्रोल सिस्टम में रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए पहली लाइन ले लेना, फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस और कंसिस्टेंट बेसिस पे आ पाए, यह आपका रिस्क मैनेजमेंट का बड़ा पार्ट। तो पहला क्या था सर, ओवरसाइट और मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, वही नहीं है तो कंट्रोल सिस्टम कौन बनाएगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन आपके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, गोल्स, स्ट्रेंथ और एक्सपर्टाइज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और टाइप्स के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगा। तो वो है अपना बाहुबली TCWG। रिस्क को आइडेंटिफाई, मॉनिटर और मेजर करो। थर्ड, कंट्रोल एक्टिविटीज बनाओ, उसके लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लिमिट, एक्सेप्शन, प्लानिंग, अप्रूवल, रिकंसिलेशन, एक्यूरेसी। फिजिकल सेफगार्डिंग भी लिख सकते हैं। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज रिगार्डिंग दैट क्या करना है सर, मॉडल बनाओ, मैथडोलॉजी बनाओ, अजम्पशन बनाओ, रिस्क कैन बी मिटिगेटेड, मेजर्ड, असेस्ड एंड अपडेटेड। रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना जरूरी है। यहाँ पे आंसर खत्म हुआ फॉर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये अलग से आ सकता है कि कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए फॉर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज हमको जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग ऑपरेशन कहाँ होते हैं सर, वैसे तो ब्रांचेस भी होते हैं, ओनली एट द ब्रांचेस। बाकी की सारे फिर क्या है, जोनल, HO, सर ये कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है बेसिकली। आप जाते हो ना जब बैंक में, तो आप HO में नहीं जाते हो, आप ब्रांचेस पे जाते हो। HO क्या करता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। जो क्या काम करेगा सर, आपके लिए पॉलिसी, सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर बनाना, ये HO और जोनल ऑफिस के काम है। दे विल मेनली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांच और कंट्रोल द प्रोसीजर्स ऑफ द ब्रांच और विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट फॉर द ब्रांच। इन्हीं का काम है रेगुलेटरी इंपोजिशंस करना, इन्हीं का काम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस डिजाइन करना, इन्हीं का काम है डेलीगेशन ऑफ पावर देना, इन्हीं का काम है अकाउंटेबिलिटी तय करना। ये सब इनके फंक्शंस है भाई। तो एक नया पार्ट ऐड हुआ है कि बैंकिंग ऑपरेशंस क्या HO में होंगे, हम बोलेंगे ना, बैंकिंग ऑपरेशंस तो ब्रांचेस पे होते हैं। फिर HO का क्या रोल है सर, दे आर कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और अथॉरिटीज विच ले डाउन सम पॉलिसीज, सिस्टम, कंट्रोल प्रोसीजर्स। कौन फॉलो करेगा, ब्रांचेस फॉलो करेगी। कैसे सर, रेगुलेटरी इंपोजिशंस होंगे, एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज होंगी, डेलीगेशन ऑफ पावर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी उनकी। यही लोग सुपरविजन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी करेंगे ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन। दे विल नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन कभी इस तरह से आए कि बैंकिंग ऑपरेशन में HO का क्या रोल है, या क्या बैंकिंग ऑपरेशन से ब्रांचेस भी होते हैं, कमेंट, तो हम ये छोटी सी बात लिखेंगे। एक नया आंसर और, कंप्यूटराइज्ड और नॉन कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है यार, ये भी नया ऐड किया उन्होंने, 2 मार्क्स में कभी आ जाए तो। जो कंप्यूटर से हो वो कंप्यूटराइज ब्रांचेस, सारी एक्टिविटीज कंप्यूटराइज सिस्टम से हो, यहाँ पे मैन्युअली है। ट्रांजेक्शन यहाँ क्या बोलोगे, एनी वेयर एनी टाइम, यहाँ पर सर ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। कंप्यूटराइज ब्रांच में सर प्रोसेसिंग टाइम शॉर्टन हो जाता है, जबकि नॉन कंप्यूटराइज में लॉन्गर टाइम लगता है, और यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पर थोड़ी कम प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ कंप्यूटर है, ट्रांजेक्शन कभी भी बैंकिंग प्रोसेस छोटी हो जाती है और प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसका अपोजिट यहाँ लिखना है। प्रायर पीरियड आइटम शो करना है, कर दो। कहाँ पर, थर्ड शेड्यूल फॉर्म भी MCQ में आ जाए, कभी ध्यान रखिएगा। प्रायर पीरियड आइटम PPI आपका ASBS के ऊपर, फॉर्म भी थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट नहीं है इसमें, तो नहीं बोला है कुछ भी, डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड। इस फॉर्म नंबर B बैंकिंग रेगुलेशन एक थर्ड शेड्यूल में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हम एस तो फॉलो कर ही सकते हैं। यू कैन गिव सम PPI आइटम टू बी डिस्क्लोज्ड, आप डिस्क्लोजर तो कर ही सकते हो। ये था आपका आखिरी पार्ट। और अब बचा है अपना एक कैलकुलेशन, वो है सर ड्राइंग पावर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करें भैया ड्राइंग पावर का। सपोज एक तो टाइटल डालना, आप DP कब निकालोगे, ड्राइंग पावर हम निकाल रहे हैं अगर दिसंबर महीने में तो वो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ नवंबर मंथ, मार्च महीने में निकाल रहे हो तो वो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैब। बोलो भाई, DP के लिए 2 इंपॉर्टेंट आइटम, एक है स्टॉक, एक है डेटर्स। कैलकुलेशन कैसे होगा सर, हर तरह का स्टॉक ले लो, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टोर्स पे, टूल, मॉड्स, डाइस, ये सब ले लेना। इसमें से आपको अनपेड वाला घटाना है, कौन सा, क्रेडिटर्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंसेस मतलब बिल्स पेबल। स्टॉक में से ये 3 लेस करना, क्रेडिटर्स, LC और एक्सेप्टेंसेस। फॉर्मूला बोले स्टॉक में सारा स्टॉक ले लेंगे, इंक्लूडिंग स्टोरेज पर, टूल्स, मोल्ड्स भी, और अनपेड स्टॉक घटाएंगे लाइक क्रेडिटर, LC एंड एक्सेप्टेंसेस। तो ये आ जाएगी आपकी नेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। इसमें से कितना मार्जिन बैंक रखना चाहती है, 20%, 30%, उसको छोड़ दें, उसको लेस कर दें, तो जो बच जाएगा वो आपका एलिजिबल एडवांस होगा, ए वाली कैटेगरी में। अब बात करते हैं डेटर के कैलकुलेशन का यूज क्या है DP में। डायरेक्ट ड्राइंग पावर निकालते समय आप टोटल डेटर्स ले लें, उसमें से इन एलिजिबल डेटर्स मीन्स बैड डेब्ट्स, बेसिकली जो बच गया वो नेट एलिजिबल डेटर्स जिनको हम इन कैश कर पाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेस 20%, 30% जो भी क्वेश्चन में रेट दे रखा हो मार्जिन, ये एलिजिबल एडवांस आ जाएगा। A+B इज इक्वल टू यूर टोटल DP। टोटल DP जो है उसको कंपेयर करना अपनी सैंक्शन लिमिट से कि सैंक्शन लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर गई, वरना ओवरडी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करा देता हूं, बताएं स्टॉक कितने का है, 50,000, डेटर्स कितने के, 45,000।
जिसमें से 5,000 पिछले साल के हैं और सैंक्शन लिमिट 45,000 है। ओके, सैंक्शन लिमिट टोटल कितनी है 45, और आप 22 के लिए निकाल रहे हैं। ओके, क्रेडिटर्स दिए हुए 15,000। ओके, क्वेश्चन बताएगा डेटर्स का मार्जिन कितना और स्टॉक का मार्जिन कितना, ये हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन खुद बताएगा। डेटर्स ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से पुराने इन एलिजिबल हो जाते हैं। भैया भैया भैया, ये तो लास्ट ईयर नवंबर का, और आप तो दिसंबर 22 की डीपी निकाल रहे हो, अगर तो 1 साल पुराना है, ये तो इन एलिजिबल है। लाओ हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सर स्टॉक ले लो सबसे पहले, उसमें से क्रेडिटर लेस कर दो, तो आंसर चेक करें, 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 35। ओके, मार्जिन कितना रखना है स्टॉक पे 20%, 35 का 20% हटा दें, 80% एलिजिबल वैल्यू है। 80% इज द एलिजिबल वैल्यू। फॉर्मूला स्टॉक माइनस अनपेड स्टॉक, जिसमें भी क्रेडिटर है, एलसीज है, एक्सेप्टेंसेज है, तो अभी आपके क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर है। बैंक मार्जिन 20% रख रही है, इतना एलिजिबल एडवांस है आपका एक तरह से। डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स में 45 है, उसमें से 5 हटा दो, कितने बचे भाई 40 का 50% मार्जिन रख रही है बैंक, 20,000। टोटल एलिजिबिलिटी इज 48,000, और आपकी सैंक्शन लिमिट क्या है 45। ओके चलेगा, ड्राइंग पावर तो ज़्यादा ही आ रही है एलिजिबल, आपको तो सैंक्शन ही 45 किया है, आप विद इन द सैंक्शन लिमिट, विद इन द डीपी चल रहे हो, है ना, ड्राइंग पावर इसको क्रॉस नहीं करके गया है अभी। 45 आपकी सैंक्शन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भैया हाँ या ना, बोले जल्दी से। तो इस तरह हम ये डीपी का कैलकुलेशन करेंगे कि एलिजिबल डीपी है, फॉर्मूला आपके सामने है, चाहे तो इसको क्लिक कर लें, इन दोनों का एलिजिबल एडवांस निकाल के आप ऐड कर देंगे, फॉर्मूला फिक्स है। क्वेश्चन आ चुका था अभी मई 22 में। चलिए मालिक, तो ये था बैंक ऑडिट। अब रिपीट करेंगे इसके आगे हम, वो है कारो। दोस्तों ये है कारो ऑर्डर 2020, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020, ये इसका टाइटल है। पहला क्वेश्चन जो आता है हमेशा कि कारो किस पे अप्लाई होता है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स तक आपसे पूछा जा सकता है, या किस पे अप्लाई नहीं होता है। इट अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक्सेप्ट किस किस को बाहर किया गया। पहला बैंकिंग कंपनी जो कि है सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, insurance company as defined under Insurance Act 1938, a company which is licensed to operate under Section 8 of Companies Act, an OPC is defined under Section 262, और a small company is defined under Section 285 of Companies Act। याद करो वापस से, ये Section 8 था, ये 262 है, 285 है, ये अपना चैरिटेबल कंपनी है, ये अपना ओपीसी है, अपना स्मॉल है, इसका एक 1949 है, इसका एक 1938 है, इन सब के ऊपर कारों की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बचा कौन सर, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है किसी पब्लिक कंपनी की। इट मीन्स अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो उसको कारो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। अब बची इनके अलावा प्राइवेट कंपनी जिसकी पैड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद रिजर्व्स एंड सरप्लस इज लेस देन 1 करोड़ एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट। साथ ही साथ एंड लगाया है तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी टोटल बोरिंग्स डज नॉट एक्सीड, पहला डाटा आ गया 1 करोड़, दूसरा डाटा भी जो है वो आपका डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर, एंड डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड एज पर शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मोर देन 10 करोड़। ये तीनों कंडीशन के बीच में एंड है, एक भी पॉइंट ब्रेक हुआ तो कारो अप्लीकेबल होगा। पहला डाटा पीयूएससी रिजर्व सरप्लस, दूसरा डाटा टोटल बोरिंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड डाटा इज अबाउट टोटल रेवेन्यू वेदर ऑपरेटिंग वेदर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दोनों को मिला के 10 करोड़। बोलिए मालिक, तो 3 अलग अलग हमारे पास फिगर्स हैं। बोलो भाई क्लियर, 1 और 10 ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़। तो ये प्राइवेट कंपनी बाहर हो गई, ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट कंपनी बाहर हो गई। क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका, वो आपको फिगर्स दे देते हैं आजकल और बताते हैं, पूछते हैं कि बताओ भैया कारो लगेगा कि नहीं लगेगा, और क्वेश्चन मोस्टली आप जानते हैं किस पे आता है, प्राइवेट पे ही आता है, लिस्टेड तो कवर है ही सारी। बोलो 5 मार्क्स में भी आता है। एक और तरीका जो आजकल वो पूछते हैं वो है किसी भी आपके कारों के जो इतने सारे पॉइंट्स उसमें कोई भी एक ऐसा दे देंगे कि लाओ बताओ फिक्स एसेट के बारे में हम कारों में क्या रिपोर्टिंग करते हैं, स्टेचुरी ड्यूज के बारे में क्या करते हैं, या लोन जो लिया उसके बारे में हम क्या रिपोर्टिंग करते हैं। आई होप मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हम छोटा करेंगे इसको, अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे पैराग्राफ 3 में पहला पॉइंट है अपना कौन सा, फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या क्या ध्यान रखना है। मेन वर्ड ध्यान रखिएगा, पहला आपसे पूछना है प्रॉपर रिकॉर्ड जिसमें डिटेल होनी चाहिए क्वांटिटेटिव और सिचुएशन पीपीई की। तो पहला फिक्स एसेट से रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, क्या क्या बताना है, रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन। दूसरा, क्या कंपनी ने पीपीई में फिजिकली वेरिफिकेशन किया है, फिजिकल वेरीफाई पीवी, मेन वर्ड रीजनेबल इंटरवल, डिस्क्रिपेंसी है क्या है तो क्या उसको प्रॉपरली डील किया गया, 3 वर्ड सफिशिएंट।
थर्ड पॉइंट, फिक्स असेट के लिए क्या टाइटल डीड सारी जो है वो डिस्क्लोज की गई है और वो सब कंपनी के नाम पे ही है। जो भी डिस्क्लोज है असेट्स, क्या उन सब की मूवेबल प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी? इफ नॉट, आपको डिस्क्रिप्शन देना है लाइक प्रॉपर्टी कौन सी है, उसकी वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव या एम्प्लॉय के नाम पे तो नहीं, कितना पीरियड हो गया, और रीजन कि कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है, ये सारी डिटेल भी देना है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फिक्स असेट के ऊपर, वेदर इट हैज रीवैल्यूड एनी पीपी इंक्लूडिंग राइट इंटेंजिबल। रिवैल्यूएशन जो है किसके बेसिस पे था, रजिस्टर्ड वैल्यूअर था क्या, कोई चेंज है क्या, 10% से ज्यादा वैल्यू में, 10% और मोर दोनों लिखा है भैया, 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू में क्या 10% उससे ज्यादा का चेंज आया जब हमने रिवैल्यू करवाया, तो ये भी आपको रिपोर्टिंग में लेना है। आखिरी, क्या कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किया आपने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत, अगर हाँ तो क्या उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज है, क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रोसीडिंग शुरू हुआ या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, तो आपको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना है। बोले 5 बातें, सबसे पहला प्रॉपर रिकॉर्ड थे क्या डिटेल्स और लोकेशन के साथ, दूसरा मेंटेनिंग रिकॉर्ड शोइंग द फुल इंटेंजिबल असेट, ये इंटेंजिबल हो गई वो टेंजिबल हो गया। थर्ड, आपने फिजिकल वेरीफाई किया क्या, फिजिकली वेरीफाई किया, डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपरली डील किया, टाइटल डीड्स इमूवेबल की क्या कंपनी के नाम पे, इफ नॉट, ये 5 बातें बतानी है आपको। फिर क्या रिवैल्यूएशन हुआ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर यूज हुआ, मोर देन 10% है क्या ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू, रिपोर्ट। इनिशिएट और पेंडिंग है क्या कुछ केस आपका अगेन इन द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। सेकंड पॉइंट हमारे पास जैसा का ऐसे ही जैसा असेट्स का था वैसे ही अब इन्वेंट्री को लेकर है। इन्वेंट्री को लेकर सबसे पहले वापस हमसे वही पीवी पूछ रहे हैं, पीवी फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल, क्या कवरेज और प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है जो मैनेजमेंट करवा रहा है, डिस्क्रिपेंसी 10% या मोर की तो नहीं है, और हाँ हाउ इट हैज बीन डेल्ट विथ, तो रीजनेबल इंटरवल पे पीवी, कवरेज और प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट है और 10% और मोर, एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री में कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो वेदर इट हैज बीन डील्ड विद इन द बुक्स। सेकंड, क्या किसी भी मोमेंट पे सैंक्शन जो वर्किंग कैपिटल थी वो एक्सिस में गई 5 करोड़ के, अगर इन एग्रीगेट टोटालिटी में आइदर फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या ऐसी कोई सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट है विच इज मोर देन 5 करोड़ इन एग्रीगेट, अगर हाँ तो क्या उसके क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुए जो कि किससे एग्रीमेंट में होने चाहिए, विद बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो डिटेल आप बैंक्स में दे रहे हो क्या वही डिटेल आपकी बुक्स में, अगर नहीं तो बताओ डिस्क्रिपेंसी क्या है। थर्ड आइटम, पहला हो गया फिक्स एसेट, दूसरा हो गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे हमारे पास ये 2 पॉइंट थे। थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ एनी सिक्योरिटी और गारंटी प्रोवाइडेड फॉर एनी ग्रांटेड लोन्स और एडवांसेस, मतलब अभी हमने लोन दिए हैं, लिए नहीं। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैसे भी हो सकते हैं, किसको दिए, टू कंपनीज, फर्म्स, एलएलपी। तो ध्यान क्या रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट्स के केस में, ग्रांटेड लोन्स और एडवांसेस के केस में। पहला, क्या ये जो ग्रांटेड लोन्स प्रोवाइड किए गए, कंपनी ने जो लोन प्रोवाइड किए हैं, क्या ये लोन्स हैं, गारंटी है, सिक्योरिटी है, पहले तो ये तय करो। अगर हाँ तो 2 बातें और बताओ, एग्रीगेट अमाउंट बताओ ड्यूरिंग द ईयर और आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताओ, किसको दिए जो आपने, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, स्पेसिफिक पार्टी से, इनके बारे में डिटेल दो। एग्रीगेट अमाउंट बताओ बाकी सबका भी, अदर देन दिस सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, आउटस्टैंडिंग अलॉन्ग विद एग्रीगेट। सेकंड, इन्वेस्टमेंट लोन या एडवांसेस या गारंटी सिक्योरिटी में क्या देखना है, ये जो भी सब दिए गए इसकी टर्म्स और कंडीशंस आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, ये दूसरा वर्ड। तीसरा वर्ड बोलो, क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है, क्या उसमें इंटरेस्ट रेट पेमेंट का शेड्यूल भी स्टिपुलेटेड है, क्या पेमेंट रेगुलर है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का शेड्यूल है प्लस रेगुलर है, 2 बातें हो गई, शेड्यूल प्लस रेगुलरिटी। फोर्थ क्या देखना, अगर कोई अमाउंट ओवरड्यू हुआ क्या रिकवरी के लिए कोई एक्शन लिया गया। फिफ्थ क्या देखना है, अगर कोई अमाउंट जो कि लोन ग्रांटेड वो ड्यू हो चुका था, क्या वो रिन्यू हुआ है, क्या वो एक्सटेंड हुआ है, क्या वो फ्रेश लोन की तरह गया है, तो उसका अमाउंट बता देना, परसेंटेज बता देना, ऐसा कितने परसेंटेज ऑफ लोन्स के लिए हुआ। और आखिरी, अगर आपने लोन ग्रांट किया विच इज आइदर रीपेबल ऑन डिमांड, तो एग्रीगेट अमाउंट बताओ ऐसे कितने लोन्स हैं विच आर मोस्टली गिवन टू रिलेटेड पार्टीज या रिलेटेड टू प्रमोटर्स। तो 6-7 पॉइंट है भैया। पहला, प्रोवाइडेड है तो आपको सिक्योरिटी वगैरह के अगेंस्ट आपसे बोला गया, ये 5 बातें इंडिकेट करो, ये इंडिकेट करो आप, ये बताओ उनको, इंडिकेट एग्रीगेट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, ऑल अदर्स कंडीशंस आर नॉट प्रिजुडिशियल, प्रिंसिपल रीपेमेंट का शेड्यूल है, इंटरेस्ट का शेड्यूल है, एंड दे आर रेगुलर, रिकवरी हुई कि नहीं, अगर ओवरड्यू हुआ तो एनी एक्शन इज टेकन, और अगर वो ड्यू हुआ और रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन ग्रांट किए गए तो एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिन्यूड, एक्सटेंडेड और फ्रेशली ग्रांटेड, ये भी आपको बताना है। और आखिरी, रीपेबल था विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस,
ऑन डिमांड रीपेबल था, तो टोटल लोन्स बताओ, उसका एग्रीगेट कितना परसेंटेज है ऐसे लोन्स का, तो परसेंटेज ज्यादा पूछा है। फोर्थ पॉइंट आपके लिए बोला गया सेक्शन 185 186 कंपनीज एक्ट के कंप्लाई हुए नहीं, तो डिटेल दो। फिफ्थ पॉइंट डिपॉजिट्स को लेकर है, पहला था फिक्स असेट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा इन्वेस्टमेंट, लोन्स ग्रांटेड, एडवांसेस ग्रांटेड, फोर्थ था सेक्शन 185 186 ऑफ लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट एंड गारंटीज, फिफ्थ है डिपॉजिट। डिपॉजिट में दो बातें, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो वो एज पर आरबीआई, एज पर सेक्शन 73 to 76 एज पर रूल्स है, नहीं तो भैया क्या कंट्रावेंशन है वो डिटेल पास करो। क्या कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर अगेंस्ट आपके पास किया है, क्या वो कंप्लाई हुआ, नहीं तो उसकी डिटेल बताओ, दो चीजें हैं। सिक्स्थ, कॉस्ट रिकॉर्ड रखना आपको सेक्शन 148 में, क्या कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाई है क्या सीजी के द्वारा अंडर सेक्शन 148(1) क्या है, तो वो रिकॉर्ड रखे गए क्या, सो मेड एंड मेंटेन, यस और नो, तो वेदर लिख देना, वेदर सो मेंटेन्ड, वेदर सो मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, क्वेश्चन 7 जो है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में है। स्टैट्यूटरी ड्यूज दो तरह के होते हैं, एक जिसमें आप रेगुलरली कुछ चीजें पे कर रहे हो और एक जिसमें आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। ये वाला पॉइंट बताया, स्टैट्यूटरी ड्यूज का अलग से अगर पॉइंट है तो दोनों लिख के आना, whether you are regular in depositing the undisputed statutory dues like GST, PF, employees, ESIC, income tax, sales tax, VAT, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess और any other statutory dues किसको देना है, appropriate authorities। अगर नहीं तो कितना एरियर है ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मींस 31 मार्च, अगर आपकी बात करें तो 22 फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, जो 6 मंथ से ज्यादा ओवर ड्यू है सिर्फ उनकी डिटेल देना है। अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज डिपॉजिट नहीं है, क्यों, ड्यू टू सम डिस्प्यूट, अमाउंट बताओ, फॉर्म बताओ कि कहाँ कहाँ वो पेंडिंग है। ये था स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में दो बातें बताना है भैया, एक अमाउंट और एक फॉर्म मतलब कहाँ पर वो केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन 8 अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपसे 8वां पॉइंट पूछा जा रहा है, नॉट रिकॉर्डेड, क्यों, हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड अंडर एनी ऑफ द टैक्स असेसमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो बोलो क्या उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई थी, प्रीवियसली रिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इनकम टैक्स का एंगल हो गया, जिसमें कोई इनकम पहले, कोई ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था और वो सरेंडर हुआ, डिस्क्लोज हुआ अंडर सम असेसमेंट प्रोसीजर। 9 पॉइंट लोन है भाई, अब लोन लिया है मालिक, एक्सेप्टेड। 9 पॉइंट क्या बोलता है, इफ यू आर डिफॉल्टेड, दो बातें बताओ, पीरियड और अमाउंट, क्या विलफुल डिफॉल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुआ ये बताओ, ये उसी पर्पस के लिए लोन अप्लाई हुए जिसके लिए ऑब्टेन किए गए थे, इफ नॉट रिपोर्ट करो। फंड्स अगर शॉर्ट टर्म थे तो लॉन्ग टर्म में तो यूज नहीं करा। फंड्स अगर कंपनी ने लिए थे फ्रॉम एंटिटी और पर्सन टू मीट सम ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स, ओ खुद ने लिए लेकिन ऑब्लिगेशन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट के थे, नेचर बताओ भैया ऐसा क्यों हुआ, अमाउंट बताओ। कंपनी ने खुद ने अगर लोन रेज किए हों ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज तो डिटेल्स चाहिए, कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया इसमें। 6 क्वेश्चन लोन के लिए, पहला डिफॉल्टेड, पीरियड और अमाउंट, विलफुल डिफॉल्टेड डिक्लेयर तो नहीं हो, पर्पस रिपोर्ट करो, अगर डाइवर्ट हुआ तो रिपोर्ट करो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे अप्लाई तो नहीं हुए, फंड लिए फॉर सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, नेचर एंड अमाउंट, खुद ने प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज पे लिए तो वेदर इट इज रीपेइंग, इट इज नॉट डिफॉल्टिंग ऑन सच लोन्स। ये था लोन्स लेने के लिए पॉइंट्स। नेक्स्ट सर आईपीओ और एफपीओ की बात कर रहे हो, कोई भी मनी आपने कैसे रेज किया, आईपीओ या एफपीओ में रेज किया, तो एक ही बात है, यूज किस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आईपीओ आया उसी के लिए यूज नहीं है तो डिफॉल्ट बताओ, रेक्टिफिकेशन करा क्या बाद में उन्होंने, ये देख लेना। कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया होता, अगेन 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 they have complied with the sections and fund is used for the purposes for which it was obtained, नहीं तो अमाउंट और नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस आपको रिपोर्ट करना है। क्या कंपनी ने, याद करो ये तो हमने फ्रॉड वाले चैप्टर में भी देखा था, चैप्टर 5 में, कंपनी ने कोई फ्रॉड नोटिस किया, इसी को हमने आंसर में भी लिया था, हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड, अगर हाँ तो नेचर और अमाउंट बोलो दोस्तों। सेकंड, क्या 143(12) में कोई रिपोर्टिंग हुई है एडीटी 4 में। थर्ड, अगर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स कंसिडर करें अगर, तो क्या ऐसी कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर। फ्रॉड से रिलेटेड 3 बातें, हैज नोटिस और रिपोर्टेड, इफ यस अमाउंट एंड नेचर। 143(12) अंडर एडीटी 4 हैज बीन फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देख लो, और विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी देख लेना, बोले मालिक। 9th का जो हमारा पॉइंट था लोन्स वाला, उसमें ये कुछ आपको चीजें भी डिस्क्लोज करनी, जैसे नेचर ऑफ बोरोइंग क्या है, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट नॉट पेड क्योंकि डिफॉल्ट करा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, क्या डिफॉल्ट किया है, नंबर ऑफ डेज कितना डिले हुआ है, और रिमार्क। ये बात आपको यहां पर ए वाले पॉइंट में डिस्क्लोज करनी है इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट 13 पॉइंट, सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 177 188 अगर हो तो
क्या उनकी डिटेल्स प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई एज पर AS जो भी रिक्वायर्ड है। ये रिलेटेड पार्टी का पॉइंट हो गया। फिर इंटरनल ऑडिट, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, कैसा, कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी, जैसी कंपनी उस हिसाब से। क्या कोई रिपोर्ट है इंटरनल ऑडिटर की जिसको हमको कंसिडर करना है या कंसिडर किया गया है, वेयर कंसिडर्ड बोल रहे हैं, कंसिडर किया गया है बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इज देयर एनी रिपोर्ट। ये 14 पॉइंट हुआ। तो ये था अपना रिलेटेड पार्टी, ये हो गया अपना इंटरनल ऑडिट। 12 पॉइंट था निधि कंपनी, 11 पॉइंट था अपना फ्रॉड, 10 पॉइंट था IPO FPO का पैसा या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पैसे का यूज, 9 पॉइंट था लोन का लेना, 8 पॉइंट था टैक्स असेसमेंट का डिस्क्लोजर, 7 पॉइंट था हमारा स्टैट्यूटरी ड्यूज। बोले भाई, फिर इसके बाद छोटे छोटे 1-2 पॉइंट और, इंटरनल ऑडिट हो गया। फिर क्या कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ है, किसके साथ, डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, और क्या 192 कंप्लाई हुआ है या नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का ये पॉइंट है। नेक्स्ट, RBI का आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 45 में रजिस्टर्ड होने की। क्या कंपनी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज किए बिना सर्टिफिकेट के, बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। थर्ड, क्या कंपनी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज पर RBI, और वेदर इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, या उसको एग्जाम तो नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन लेने से, ये देख लेना। तो पहला क्या बोलोगे, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर RBI कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया, क्या उसको एग्जाम या रजिस्टर्ड तो नहीं रखने का बोला गया। और अगर एक से ज़्यादा CIC है तो इंडिकेट करो यस नंबर ऑफ CICs। बोलो भाई, ये बातें मोस्टली किस पे लग रही है, NBFC हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऊपर लगाई जा रही हैं। क्या कंपनी के पास हेवी कैश लॉसेज है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी हो, करंट ईयर और प्रीसीडिंग में, तो उसका अमाउंट बता देना, कैश लॉसेज। नेक्स्ट, क्या रेजिग्नेशन हुआ है क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो व्हाट वेयर द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स। जो जाने वाला ऑडिटर बता के गई है, एक अच्छा पॉइंट जोड़ा इन्होंने, 18 पॉइंट। हमको और क्या करना है, हमको पूछना है, क्यों, अरे हमको पूछना है, क्या पूछना है, हमको पूछना है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, किस बारे में, क्या वो गोइंग कंसर्न मेंटेन कर पाएगी कंपनी, ये उनसे पूछना है। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ एजिंग और एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अदर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है, अदर इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड से हमको आई है, मैनेजमेंट प्लान से आई है। क्या हमको लगता है, वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ द रिपोर्ट, कि कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज को मीट आउट ना कर पाए, क्या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी है, तो हम बोल रहे हैं देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, यस देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो बात खत्म हो जाएगी। जो आने वाले 1 साल में ड्यू होने वाले हैं उसमें वो ऑब्लिगेशंस पे ना कर पाए, क्या इसको लेकर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, हम बोल रहे हैं ना, तो आंसर नो में चला जाएगा। तो ये सबसे पूछना है गोइंग कंसर्न के बारे में, हमको ओपिनियन देना, इज देयर एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ रिपोर्ट, कि वो अपने ऑब्लिगेशंस मीट आउट नहीं कर पाएंगे विच विल फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 20th पॉइंट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अगर आपके हैं, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, आपको ये देखना है कि कोई अनस्पेंड अमाउंट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कोई अनस्पेंड अमाउंट जो स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल 7 में, उसको 6 महीने के अंदर आपको 135(5) में ट्रांसफर करना है। 135(5) आपके कंपनी लॉ में पड़ा हुआ है। और कोई अमाउंट जो अनस्पेंड रह गया है, क्या उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया एज पर 135(5) एंड 6 प्रोविजंस। और आखिरी, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है, कहां पर, इन द कंपनीज रिपोर्ट। ध्यान से देखना, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो तो आपको मालूम होगा दूसरी कंपनीज की रिपोर्ट भी कंसोलिडेट हो रही है, उनकी कारो रिपोर्ट में उन दूसरी कंपनीज, जैसे ये दूसरी कंपनीज कंसोलिडेट हुई, ABCD कंसोलिडेशन हुआ सारी कंपनीज का, उनकी कारो रिपोर्ट में कोई एडवर्स रिमार्क है क्या, अगर हाँ तो उसकी डिटेल्स और उसका पैराग्राफ नंबर बताना है, बस हमारी नहीं, कंसोलिडेशन में कारो नहीं लगता मालिक है ना, ये अलग अलग कंपनीज की रिपोर्ट जो हमने कंसोलिडेशन में ली है, उन पर्टिकुलर सब्सिडरीज या कंपनीज में कोई कारो रिपोर्ट में नेगेटिव रिमार्क हो तो जरूर बताना। ये थे 21 पॉइंट। बोले भैया, ये हो गया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट शेड्यूल 7 135(5), ये आपका यहाँ पर CSR हो गया बेसिकली, और ये दूसरी रिपोर्ट्स में नेगेटिव, और ये अपने को गोइंग कंसर्न पूछना है, हमको ओपिनियन देना है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती कि वो अपने ऑब्लिगेशंस अगले 1 साल तक के मीट आउट ना कर पाए। कैश लॉसेस बताना है इसमें 17 में, यहाँ पर रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, यहाँ CII और इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में या नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इंटरनल ऑडिट 14 पैरा, 13 पॉइंट रिलेटेड पार्टी। बोलो मालिक, हाँ या ना,
तो कैसे याद रखेंगे, रिलेटेड पार्टी 13 पॉइंट है, याद करना शुरू करें। रिलेटेड पार्टी 13 पॉइंट, इंटरनल ऑडिट, रिलेटेड इंटरनल होता है तो इंटरनल ऑडिट यहाँ से जोड़ना 14 पॉइंट। नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं है रिलेटेड पार्टी से, इससे नॉन कैश याद आ जाएगा आपको। इसके अलावा कैश लॉसेस हैवी तो नहीं है, इसके अलावा रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिलेटेड पार्टीज के कारण, ऐसा मन से बोल रहे हैं हम ताकि याद रख पाए। On the basis of aging reports, financial ratios, expected dates of realization, other information from the board, from the financial statement, from the TCWG management plans, ऑडिटर को लग रहा है क्या कोई अनसर्टेनिटी है, तो हमको लिखना वेदर इज देयर एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी, ओपिनियन देना दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का पैसा, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का पैसा जो बच गया तो इनको छोड़ के ये आपको ट्रांसफर करना है 135(5) में, और अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट रह जाता है किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, इट शुड बी ट्रांसफर टू सम स्पेशल अकाउंट, बोले मालिक। तो फिक्स असेट से शुरू किया, इन्वेंट्री, लोन्स, एडवांसेस, हमने ये 3 तो ऐसे याद रखे थे, बोलो ना। फिर यहाँ पे आ गए थे तो हमने रिलेटेड इंटरनल और नॉन कैश और कैश लॉसेस की बात कर ली थी, रेजिग्नेशन की बात कर ली थी, बीच वाला पॉइंट पूरा आरबीआई से रिलेटेड, इस बात को ऐसे याद रख सकते हो। एक बार और इसी लेक्चर को आप सुन सकते हो तो याद होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स याद करते हैं, 11 पॉइंट फ्रॉड से रिलेटेड, 12 पॉइंट निधि से रिलेटेड, 11 फ्रॉड, आईपीओ एफपीए का यूज, लोन्स और एडवांसेस जो लिए हैं, कोई अनरिकॉर्डेड अमाउंट एज पर टैक्स असेसमेंट वो अब रिकॉर्ड हो गया क्या, स्टैट्यूटरी ड्यूज डिस्प्यूट अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड। 6 पॉइंट अपना मेंटेनेंस ऑफ सीआर कॉस्ट रिकॉर्ड 148(1). 5th पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सेक्शन 76 एज पर आरबीआई प्लस कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स। फिर लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज 185-186 सेक्शन, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी एडवांसेस मेड दिए हैं हमने। फिर आगे अपना इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट, बोलो भाई बोले। तो इसको फिलिट ले लेना, शुरू के 5 पॉइंट को फिलिट, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इनके 185-186 और डिपॉजिट्स, बोलो। फिर सीएस कॉस्ट रिकॉर्ड एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज 2 पॉइंट और हो गए आपके, बोले। फिर नया इनकम टैक्स का पॉइंट और लोन टेकन है तो आईटी लिख सकते हैं, आईटीआई इनकम टैक्स, लोन्स ILI लिख लो बोली, इनकम टैक्स का कोई डिस्क्लोजर, लोन्स और एडवांसेस टेकन, और अपना आखिरी पॉइंट था इसमें आईपीओ एफपीओ में कोई मनी रेज किया हो तो वो। 11th है फ्रॉड, 12th है निधि, 13th कौन सा था मालिक, 13th अपना था रिलेटेड पार्टी, 14th है इंटरनल ऑडिट, 15th है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 16th आरबीआई वाला सारे पॉइंट, 17th कैश लॉसेस, 18th आपके रेजिग्नेशन से रिलेटेड, 19th गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, 20th ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 135(5) एंड 6 से रिलेटेड, और आखिरी दूसरी कारो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है उसके एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन आपको डिस्क्लोज करने अलॉन्ग विद पैराग्राफ नंबर। ध्यान रखिएगा पैराग्राफ 4 बोलता है जब भी आप कोई अपना आंसर नेगेटिव में देंगे, पैराग्राफ 3 का अनफेवरेबल या क्वालिफाइड देंगे, नेगेटिव आंसर दे रहे हो, यू शुड स्टेट द बेसिस फॉर सच क्वालिफिकेशन। और अगर किसी मैटर पे आप ओपिनियन ही नहीं दे रहे कारो रिपोर्ट में, स्टेट द फैक्ट कि मैं ओपिनियन नहीं दे रहा इस मैटर पे, क्यों, क्योंकि ये रीजन है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, बेसिकली आपको एविडेंस नहीं मिला है, मतलब ये था पूरा कारो रिपोर्टिंग। बोले सबसे पहला क्या था, फिलिड, ये 5 पॉइंट, फिर सीएस फिलिड, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट टेकन, ये इन्वेस्टमेंट 185-186, और ये डिपॉजिट 73 से 76। सीएस कॉस्ट अपना एस इज फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, देखो इसमें 2 पार्ट कर लेना, एक डिस्प्यूटेड एक अनडिस्प्यूटेड, बोलो ना। और साथ ही साथ सी इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड 148 सबसेक्शन 1, ये 7 पॉइंट तो ये हो गए। 8th 9th और 10th इस तरह में से पॉइंट याद कर सकते हैं थोड़े से, बोलो 8th किसका था, रिपीट मारे वापस से, रिपीट करें क्या है सर, आईटी वाला नॉट रिकॉर्डेड, ये लोन्स लिए हैं और ये वापस आईपीओ एफपीओ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पैसा, तो आईटी लोन और पी आईएलपी या आईपीएल कर लो, ऊपर नीचे कर पाओ तो। दूसरा फिर फ्रॉड है, इसके अलावा निधि कंपनी है, फिर इसके अलावा रिलेटेड पार्टी है, इसके अलावा इंटरनल ऑडिट है, फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। 16th रोक के पहले नॉन कैश ट्रांजेक्शन के साथ कैश लॉसेस बोल लेना और रेजिग्नेशन भी बोल सकते हो, CCR या CRCR। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो NRCR भी बोल सकते हैं। नॉन कैश आरबीआई से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, कैश लॉसेस और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेजिग्नेशन बोलो भैया, CRCR। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, आरबीआई, कैश लॉसेस और रेजिग्नेशन। फिर गोइंग कंसर्न हो गया, CSR में C ले लो, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग। ऐसे करके हम ये पॉइंट याद रख सकते हैं।
कुछ भी इसमें से पूछा जा रहा है आजकल, कोई भी पॉइंट वो पूछ लेते हैं, लॉ के 3 नंबर में बताओ स्टेचुटरी ड्यूज के बारे में कारों में क्या पूछा गया है, ऐसे करके वो पूछ रहे हैं। आई होप आप अगर इसको एक बार और सुन लेंगे, मात्र 25 मिनट्स में हमने कवर किया है, आप इसको एक बार और सुन लेंगे तो आपको फिक्स एसेट के जैसे क्वांटिटेटिव डिटेल, फिजिकल वेरिफिकेशन, इसे 5 पॉइंट उसमें आराम से याद हो जाएंगे, ऐसे करते करते याद हो गए। एक बार और सुनिएगा, पैराग्राफ नंबर याद नहीं है गलत मत लिख के आइएगा, है ना, पैराग्राफ 3 करके लिख के आ जाएंगे बस अपन। और इसमें जैसे 5 पॉइंट है इसको याद करेंगे हम, इसमें 2 पॉइंट है इन्वेंट्री में, लोन्स में थोड़े से ज़्यादा हैं, अगर आप सारे नहीं लिख पाओ कोई बात नहीं, जितने लिख सको कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो ये था मालिक मेरी तरफ से एक और छोटा सा रिवीजन, जस्ट इन 25 मिनट्स हमने एक और रिपीट किया है। होप आप इसको स्पीड बढ़ा के सुनेंगे तो और जल्दी याद होगा, 2 बार 3 बार भी 1 घंटे में सुना जा सकता है पॉइंट, डेफिनेटली याद होगा। और जब आप इसको सुनो ना तो एक काम और करना, पेन पेपर लेके बैठना, लिखते जाना, फिक्स एसेट में ये करेंगे, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, है ना, लोकेशन, ऐसे मेन वर्ड लिखते जाना तो आपको याद भी होता जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठना भाई, ठीक। मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ध्यान रखिएगा अपना, राधे राधे।